गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में हमने भारतीय संविधान में हमको जो मूल अधिकार प्राप्त हैं उनमें से दो मूल अधिकारों का समानता का मूल अधिकार और स्वतंत्रता का मूल अधिकार, इनका अध्ययन हम कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम बाकी के जो मूल अधिकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। बाकी के जो चार मूल अधिकार बचे हैं वो आज इस वीडियो में हम उनका अध्ययन करेंगे। अतः तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्योंकि इससे पहले हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहला है बेगार या जबरदस्ती के श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 में बेगार या जबरदस्ती के श्रम का निषेध। इस प्रकार के श्रम को कराया जाना अपराध माना गया है। अनुच्छेद 23 में इस प्रकार का यदि कोई श्रम करवाता है तो उसका अपराध माना गया है। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारत में क्या था, जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा के कारण असंख्य लोग, बहुत सारे लोग इस प्रकार के शोषण के शिकार होते थे। उन लोगों को इस शोषण के शिकार से बचाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक था। इसलिए बेगारी एवं जबरदस्ती से यदि कोई किसी से श्रम करवाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 23 में व्यवस्था की गई है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? अपवाद राज्य द्वारा सार्वजनिक हित के उद्देश्य से, सार्वजनिक हित के उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू की जा सकती है, जो सभी नागरिकों पर बिना किसी भेदभाव के या पक्षपात के लागू की जाएगी। दूसरा, बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 संविधान का अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम का निषेध। इसका मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों व अन्य खतरनाक स्थलों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। गरीबी व अशिक्षा के कारण बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाया जाता रहा है। घरेलू बाल श्रमिक की भी संख्या काफ़ी है। इसलिए अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम को निषेध घोषित किया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्य जैसे कारखाने, कोई खाने हैं, इस तरह के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक है। किससे? 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में संविधान में जो जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो इस तरह से हैं। अनुच्छेद 25 में बताया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया है। किसको? भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया है। सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण के अनुसार तथा मान्यता के अनुकूल धर्मानुसरण तथा उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूप में उपलब्ध है। यह स्वतंत्रता क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूप में उपलब्ध है। जैसे सिक्कों को कृपाण रखने की अनुमति इसी व्यवस्था के अनुसार दी गई है। किनको? सिक्के अपने पास जो कृपाण रखते हैं वो इसी व्यवस्था के अनुसार दी गई है। इस स्वतंत्रता के द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हिंदू मंदिरों में भी सभी का प्रवेश का अधिकार होगा। दूसरा है अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना व उसके प्रबंध की स्वतंत्रता की व्यवस्था इस अनुच्छेद के माध्यम से की गई है। किसी भी धार्मिक संप्रदाय को चल और अचल संपत्ति के अर्जन में स्वामित्व तथा प्रबंध का अधिकार होगा। कोई भी धार्मिक संप्रदाय चल और अचल संपत्ति रख सकता है अनुच्छेद 26 के अनुसार। तीसरा है अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों में छूट। किसी विशेष वर्ग या सांप्रदायिक संप्रदाय के शोषण में व्यय की जाने वाली विशेष राशि के लिए
किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात धार्मिक संप्रदाय धर्म विशेष के लिए यदि कोई राशि देता है तो उस व्यक्ति को उस राशि को ऊपर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही। शिक्षण संस्थाओं में क्या है? धार्मिक शिक्षा की मनाही है। वो किन किन में है? राज्य द्वारा संचालित व वित्त पोषित, मतलब राज्य द्वारा जो संचालित है और राज्य के वित्त से वित्त पोषित किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। लेकिन स्वेच्छा से कोई धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसे यह स्वतंत्रता प्राप्त है। पंथ निरपेक्ष राज्य की भावना के अनुकूल और जबरदस्ती से धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है केवल, पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना का सम्मान करते हुए धार्मिक विशेषता को बनाए रखा भी गया है। धार्मिक स्वतंत्रताएं मर्यादित हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, समाज कल्याण व समाज सुधार आदि के उद्देश्य से धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। तो ये था हमारा चौथा मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब पांचवा है शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30, कौन से में? 29 और 30 में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के सभी नागरिकों व प्रत्येक वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने की स्वतंत्रता है। राज्य द्वारा संचालित या राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में नागरिकों को धर्म, जाति, वंश तथा भाषा के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 में दूसरा क्या है? अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। दोबारा सुन लीजिए इसको। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार है। आर्थिक सहायता देते समय राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं में धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उपयुक्त प्रावधान भारतीय समाज में विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए एकता की भावना को साकार करते हैं। इसलिए पांचवा क्या था? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब अंतिम मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 32 में है। छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकारों के इस भाग को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के इस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। कोई भी सिद्धांत कितने भी खूबसूरत शब्दों में क्यों न गढ़ा गया हो, उसका उद्देश्य कितना ही भी महान क्यों न हो, यदि उसकी व्यवहारिकता संदिग्ध हो तो वह निरर्थक हो जाती है। इसलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा क्या किया गया? जो मूल अधिकार दिए गए हैं अपने को, उनको क्रियान्वित करने की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 32 में। किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का किसी भी प्रकार यदि हनन होता है तो वो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। व्यक्ति क्या कर सकता है? न्यायालय की शरण में जा सकता है। साथ साथ विधायिका द्वारा निर्मित वे कानून तथा कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित वे गतिविधियां जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित लेख जारी करने की व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? मोटे रूप में समझो, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, बिना किसी वजह के बंदी बना लिया गया है, तो उस व्यक्ति को नज़दीक का जो भी न्यायालय है 24 घंटे के अंदर अंदर उस न्यायालय में उस न्यायाधीश के सामने उसको उपस्थित करना पड़ेगा।
कोई व्यक्ति यदि यह अनुभव करता है कि उसे बिना किसी वजह से बंदी बना दिया गया, तो उसकी प्रार्थना पर न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि निश्चित समय व स्थान पर उस व्यक्ति को उपस्थित करे ताकि बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार किया जा सके। यदि न्यायालय बंदी की प्रार्थना को सही पाता है तो उसे तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो बंदी प्रत्यक्ष निकरण में क्या है, यदि किसी व्यक्ति को बिना वजह बताए यदि उसको बंदी बना लिया गया है तो उसको न्यायालय में उपस्थित करें और न्यायालय उस व्यक्ति को यदि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसकी प्रार्थना यदि सही पाई गई है तो उसको न्यायालय मुक्त करने का आदेश दे सकता है। किसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब कोई पदाधिकारी यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे यह आज्ञा पत्र के द्वारा कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाना ही परमादेश है। यदि कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को परमादेश की रिट जारी करके उसके कर्तव्यों के पालन के लिए आदेशित कर सकता है। तीसरा है प्रतिषेध। इसके प्रतिषेध से ही पता चल इसके शीर्षक से पता चलता है कि निषेधात्मक कार्रवाई। कैसी कार्रवाई? निषेधात्मक कार्रवाई। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यदि ये महसूस करें कि कोई कार्रवाई निम्न न्यायालय का अर्थ न्यायिक अभिकरणों के कार्य क्षेत्र से बाहर है तो वे उन्हें उस मामले के में कार्रवाई न करने का आदेश दे सकते हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय ये अनुभव करें कि वे निम्न न्यायालय जिनका उनके कार्य क्षेत्र में ये कार्य नहीं है तो उस मामले में वो कार्रवाई न करने के उनका आदेश दे सकते हैं। उत्प्रेषण। किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय भेजने के लिए यदि आज्ञा पत्र जारी किया जाता है। उत्प्रेषण में क्या होता है? किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय भेजने के लिए यह आज्ञा पत्र जारी किया जाता है। यह आज्ञा पत्र के द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों से किसी विवाद की सूचना भी मंगवा सकते हैं। और अंतिम है अधिकार परीक्षा। कोई पदाधिकारी यदि अपनी वैधानिक सीमा से बाहर जाकर कार्य करने लगता है तो न्यायालय द्वारा उससे इस प्रकार का कार्य करने के संबंध में पूछताछ की जा सकती है। इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मौलिक अधिकार है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये अपने मूल अधिकारों की रक्षा करती है। इन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं 5 तरह की रिट जारी की जा सकती है। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये अपने मूल अधिकारों का अध्याय यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।